इन सब चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए यदि हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं तो हमें लगता है कुछ रिजल्ट आ पाएंगे। और मैं श्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने 23 नवंबर को पिथौरागढ़ आने का समय दिया और साथ में ये कहा है कि मैं 1 महीने तक यहाँ रहूँगा। और जब हम इस तरीके से समय दे पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय दान करने वाला, और समय दान यदि कोई देता है तो हमारे लिए तो वो पूजनीय है, अभिनंदनीय भी है। तो जब वो पिथौरागढ़ आएंगे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी से कि हम किस मॉडल में काम कर सकें, क्योंकि बीच में मेरे को उत्तराखंड के विभाग से, उत्तराखंड के जो हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन, वहाँ से फोन आया है कि हम कुछ संस्कृत के विद्यालय खोलना चाहते हैं, आप सहयोग करेंगे। मैंने कहा हम सहयोग तो कर देंगे, नहीं बच्चे कहाँ से आएंगे, बच्चे मिलने बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर संस्कृत के विद्यालय भी चल रहे हैं, गुरुकुल भी चल रहे हैं, और उनकी स्थिति इतनी खराब है कि पूछो नहीं, बच्चे बाहर से लाने पड़ रहे हैं। अभी हमने एक गुरुकुल, मतलब हमने वेद वेद विद्यालय शुरू किया था यहीं चंपावत जिले में, जिसमें 10-12 बच्चे हमने रखे थे। उसमें 2 बच्चे लोकल के थे और 8-10 बच्चे बाहर से आते थे। टीचर हमने बनारस से बुलाया था, जिसको 15,000 रुपया महीना देते थे, उन बच्चों के रहने खाने पीने की सब व्यवस्था करते थे। लेकिन वो 2-3 साल चलाने के बाद हमें बंद करना पड़ा कि जिस परिकल्पना के साथ हम चाहते थे वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि हम तो बहुत इंटीरियर एरिया में हैं, और हमारी पूरी की पूरी जो हमारे पहाड़ की जो इकोनॉमी है वो एमओ आधारित, मनी ऑर्डर आधारित रहती है। क्योंकि हमारे लोग अधिकतर सीमाओं पे ही काम करते हैं, हर परिवार से एक दो लोग आर्मी में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आर्मी में जो संघर्ष वो लोग जीते हैं, जिस कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा करें। और हमसे अच्छा करे की प्रक्रिया में वो, उनकी इच्छा यही रहती है कि हम बच्चों को किसी भी तरीके से, गांव खाली हो रहे हैं बाहर लाते हैं, अपने बच्चे अपने माँ बाप को भेजते हैं, पत्नियों को भेजते हैं कि पढ़ाओ, और किसी भी तरीके से इनको पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। लेकिन अच्छी शिक्षा के नाम में वो तो बेचारे बॉर्डर पे हैं, उनको क्या मालूम शिक्षा क्या मिल रही है, कैसा नहीं मिल रही है। तो उसके कुछ मॉडल यदि हम कर सकें। मैं विभिन्न विद्यालयों से भी जुड़ा हूँ, यहाँ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, या विद्या भारती के स्कूलों से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो और गेम्स से भी जुड़ा हुआ हूँ। इन सबसे जुड़े होने के कारण मुझे विभिन्न संगठनों से, विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े रहने का नज़दीकी मौका मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मार्केट में गार्जियन पूछता है इस स्कूल की फीस कितनी है, उस स्कूल की फीस कितनी है, और उसे लगता है जहाँ की सबसे ज़्यादा फीस है वहाँ बच्चे को भेजना पसंद करता है। और भले ही कितनी गरीब स्थिति में क्यों ना, वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। ऐसी स्थितियों में हम कोई ऐसा मॉडल दें, हम केवल 5 बच्चे पे काम करें, 10 बच्चे में काम करें। मेरी व्यक्तिगत इच्छा रहती है कि हम संख्या को ध्यान न दें, लेकिन हम एक कुछ बच्चों में भी काम करना चाहें तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूरी है। तो उस सपोर्ट को कहाँ से हम लाएंगे? समाज सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए अपना पात्रता तो चाहिए ही चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, और पिछले साल हमें 4 करोड़ रुपया डोनेशन में प्राप्त हुआ हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ में काम करने वाले लोगों ने हमें दिया। क्या एजुकेशन में काम करने वाले कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, कि हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो हम देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। यदि हमें कोई ऐसे लोग मिले जो कहें ठीक है 4 कंप्यूटर मैं दे रहा हूँ, 5 कंप्यूटर मैं दे रहा हूँ, इतनी मैं सहयोग मैं दे रहा हूँ, यदि ऐसे लोग मिले तो हम ऐसे कार्यक्रमों को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि हम फीस भी नहीं रखें, फ्री भी करना चाहें, और उसको एक मॉडल भी देना चाहें, तो मेरे को लगता है ये व्यवहारिक नहीं है। और इसको हमने खुद करके झेला है। मैंने तो छात्रावास भी शुरू किया था ऐसे बच्चों का, दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को लाके हम रखते थे। मेरी पत्नी उसमें कुछ खाना बनाती थी, हम खुद सहयोग करते थे, मिलजुल के करते थे। 4-5 साल हमने अच्छा चलाया, छात्रावास बढ़िया चला। लेकिन उनसे निकलने वाला जो मास आया, तो उसमें हमें लगा कि हमें भीड़ में खाली काम किया, कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका, हम ना मानव बना पाए ना संस्कार दे पाए। ठीक है, हमने एक सेवा का काम कर दिया वो ठीक है, लेकिन उससे कुछ हमें आनंद आ गया कि हमने अच्छा कर लिया। लेकिन ये गुरुकुल से जो बच्चे निकलने चाहिए, जिसकी मैं बीच बीच में लोग अपने देते हैं कि इतने शानदार क्रीम वहाँ से निकलता है, ऐसा ब्रेन वहाँ से निकलता है। तो उस ब्रेन को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका कुछ व्यवहारिक उपाय दिखे तो प्रैक्टिकली मैं करने को तैयार हूँ यहाँ पर। आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में भी कोई मॉडल हो जिसको हम व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मतलब आप बताइएगा, मैं संपर्क नंबर ले लूँगा। और कुछ तो हमें मार्गदर्शन श्री जी कर ही रहे हैं, वो खुद आने वाले ही हैं, उनका अनुभवी जीवन दर्शन हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देगा और हम कुछ स्थापित कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जितने भी वो ज्ञानी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, उनमें से कुछ को मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर सकें, व्यवहारिक में भी और आदर्श में भी। आज के समाज में हिंदी का हिंदी के सारे विद्यालय बंद हो गए। आप और चीज़ तो छोड़ो, संस्कृत तो दूर की बात है, हिंदी के विद्यालयों को चलाना इतना कठिन हो गया कि हम उत्तराखंड बोर्ड में के सारे जो यहाँ के जो उत्तराखंड बोर्ड की माने सारी खत्म करके लोगों ने
एक एक 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के, मतलब ये मान के चलो कि टीका लगाया है, एक प्रकार से उस टीका लगा लगा के सीबीएसई की मान्यताएं ली हैं, ताकि केवल सीबीएसई का बोर्ड मिल सके उन्हें। और जो माँ बाप अपने बच्चों को केवल सीबीएसई बोर्ड भेजना चाहते हैं, जबकि 10,000 रुपये में उत्तराखंड बोर्ड की मान्यता मिल जाती है, लोगों ने 2 4 4 5 5 लाख रुपए केवल सीबीएसई का बोर्ड लगाने के लिए दिए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से हम सरवाइव करेंगे? हो सकता है और जगह ऐसी स्थितियां ना हो, लेकिन हमें अपनी स्थिति के हिसाब से एक मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। इसमें जो भी गाइडेंस आप लोगों को भी दीजिएगा। इतना सा मेरा विषय था। कहीं पर कुछ गलती हुई हो या बात करने में किसी के विचारों का यदि लगता है कि मेरी बात को काटा है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। धन्यवाद। ललित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यही अनुभव मेरा भी रहा है। 3-4 साल मैंने भी चलाया है एक सेंटर। और जो आज के समाज की सोच है, जो आज के पेरेंट्स की सोच है, वो कुछ ऐसी है जैसी आपने बताई। आप पिथौरागढ़ में बैठे हैं, मैंने कानपुर में चलाया है, मैंने दिल्ली में चलाया है। तो मामला ये है, ये जो पेरेंट्स की सोच है और हमारी तैयारी है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इनको समझे और इन पे काम किए बिना हम कोई भी मॉडल जो है सफल नहीं बना सकते। मेरा इतना इनपुट है। 10-11 लोग जुड़े हुए हैं, आ, जो कि विशेषज्ञ हैं। आपस में चर्चा करके कुछ बढ़िया तरीके निकालें और कुछ सफल मॉडल जिन्होंने सफलता पाई है उनको उनको हम अनुसरण करके। और पहले मेरा फिर से यही अनुरोध है कि हम लोग ऑनलाइन शुरू करते हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन में लाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। जगह उपलब्ध है, सारा चीज रेडी है, बस पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। अन्यथा गलत, कहते हैं कि भले ही हम लेट स्टार्ट करें लेकिन गलत स्टार्ट ना करें। और यही मामला सब चीजों में लागू होता है, वो चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे वो गुरुकुल हो, स्कूल हो, या फिर कोई भी काम हो। भले ही हम लेट करें लेकिन सही करें। तो उसके लिए जितने भी विद्वान हैं वो इस पर चिंतन करें। और प्रत्येक शुक्रवार को इसी विषय को लेकर समग्र शिक्षा, समग्र स्वास्थ्य को लेकर बैठकें चलती हैं और चलेंगी। आने वाले महीने 2 महीने में हम लोग किसी एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे और उसके आधार पे काम शुरू हो जाएगा। और फरवरी मार्च से चीजें जो हैं जमीन पे भी उतरने लगी, ऐसी आशा है। धन्यवाद। बहुत बहुत अंतरंगी धन्यवाद जी। समय हो चुका है। समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको कंक्लूड करते हुए मैं 1 मिनट में ये बात यही कहना चाहता हूँ, और खास करके जो हमारे ललित जी ने जो कहा, तो यह प्रयोग ऐसा है कि हम लोग अगर इसमें अभी 2 बातें, अभिषेक जी की बात को भी और ललित जी की बात और बाकी जितने भी साथी ने जो भी बात कहा, शुरू प्रैक्टिकल करने के लिए ऑनलाइन से स्टार्ट करने में मैंने जो हमेशा से यही कहा कि 3 स्तर पे कि गुरुकुल एट होम के लिए हमने 2 लेवल पे जो आचार्य की बात कहा है, वह एक तो हमारे जो ट्रेनिंग देनी है सीनियर सिटीजन्स को और मदर्स को, हाउसवाइफ्स को, यानी गृहिणी जो होम मेकर्स हैं उनको, और उसके बाद जो अभी के जो जितने आचार्य हैं, पंडित हैं, उनको, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऑफलाइन के लिए अभी देखिए, मैं एक बहुत ही प्रभावित हुआ कि 20 वर्ष पूर्व एक डॉक्टर प्रताप चौहान जी ने पूरे विश्व भ्रमण करते हुए आयुर्वेद सिखाना शुरू किया। और आज 20 वर्ष पुराने सब स्टूडेंट्स आए हुए थे पोलैंड से, और कुछ लोग जापान से भी आने वाले हैं। तो उतनी दूर जा करके भी उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन करके ट्रेनिंग दे दिया, और तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो यह हम लोगों को जो भारतीय जो शिक्षा है, वह हम लोग ऑनलाइन से शुरू करके, और जो लोग भी सीखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल के लिए उनको बीच में बुला सकते हैं। जैसे पोलैंड से लोग आए थे, उसी तरह से प्रैक्टिकल के लिए जगह जगह पे आ जाएं, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करें। लास्ट सवाल जो ललित जी कह रहे थे कि यह फेल इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग प्योरली ट्रेडिशनल मॉडल्स को हम लोग लाके खड़ा करना चाहते हैं कि भगवा वस्त्र पहनेंगे तो शिखा रखेंगे, फिर हवन करेंगे,
हम उसको इंटरनल जो अंतरंग जो शिक्षा है उसको लाना है मॉडर्न सिस्टम में, यानी गुरुकुल विद इन मॉडर्न एजुकेशन के बीच में सीबीएसई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें होड़ लगी हुई है सीबीएसई की, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हम 4 विषय हमने प्रयोग किया इन मॉडर्न एजुकेशन के बीच में कि हम उनको योग, आयुर्वेद, ग्रामोद्योग और भगवत गीता, वेद उपनिषद के एजुकेशन हम लोग उन्हीं के बीच में करिकुलम में एडजस्ट करने का बात कर सकते हैं, और यह पॉसिबल हुआ और वो हो रहा है मॉडर्न एजुकेशन के बीच में, और ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो सीबीएसई से पढ़ करके, और लेकिन वो गुरुकुल का आधार है उनका, संस्कृत जान रहे हैं, भगवत गीता जान रहे हैं, योग जान रहे हैं, आयुर्वेद जान रहे हैं, गौशाला समझ रहे हैं, ग्रामोद्योग समझ रहे हैं, प्राकृतिक खेती समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग अब व्यापक रूप में किया जाए, क्योंकि वह तो बस छोटा छोटा प्रयोग था। अब यह प्रयोग एक जगह न्यूक्लियस बना के फिर उसके बाद इसको हम लोग जगह जगह पे इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से यह हो सकता है संभव। तो अंत में मैं यह बात था। अब मैं हमारी अलका दीदी सुन पा रही हैं तो उनसे निवेदन करूंगा इसको समापन के लिए, या हमारे सुमेर सिंह रजावत जी। अलका दीदी। अलका दीदी हैं हाँ जी, जी, फरमाइए। अलका दीदी जी। ओम शांति की ओम डिस्कशन शांति। हुई, और मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल में करना वही तो सच्चा उपाय है, क्योंकि हमें भी सीखना है। और ये सब मटेरियल कौन से कहाँ अवेलेबल होगा? ये जो ज्ञान है वो और कौन सी भाषा में अवेलेबल होगा? कुछ तो लिखा हुआ भी होना चाहिए ना, जैसा कि टेक्स्ट नहीं बुक तो जैसा। कुछ लोग बैठ करके इसमें करिकुलम बनाएंगे दीदी, पूरी स्टडी हाँ हाँ मटेरियल बनाएंगे। भाषा तो वही होगी जो कॉमन है। जैसे मान हाँ, लीजिए अभी हिंदी। हम संस्कृत भी पढ़ाना चाहते हैं और कॉमन लोग जो हिंदी में समझेंगे हम्म। तो हिंदी होगा। फिर मान लीजिए जिस हाँ, जहाँ का जो क्षेत्र भाषा होगा क्षेत्र के लिए उसका तो ट्रांसलेशन इसका होगा। मतलब हमारा अभी तक कंटेंट्स मटेरियल भी तैयार नहीं है, कहाँ अभी होगा ना? तैयार तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग है, उसको तैयार करना पड़ेगा, मिल करके एक हाँ, बनाना मीन्स पड़ेगा। इसमें से ही सर्च करना पड़ेगा। ओके, हो जाएगा। चले जल्दी शुरू करिए। बहुत अच्छा। जी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के सिवा हमें पता ही नहीं चलेगा ना। हम्म। हाँ वो ठीक है। नहीं इसीलिए कहा ना कि जो प्रयास है इसी पर है कि हम लोग हाँ। जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं वो लोग एक्सपर्ट लोग मिल करके इसका करिकुलम बनाएं, अपने वो जो स्टडी मटेरियल है, और ट्रेनिंग हम्म के बारे में प्लानिंग शुरू करें, और जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो हों। और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट हैं, एक ललित पंत जी को भी यह बताना जरूरी है कि स्टूडेंट सभी सभी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि उन्हें भी हम्म पता नहीं है। उम्र तो ऐसी हो गई है लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए, हमारा खाना कैसे होना चाहिए, शरीर कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, हम्म हमें फिर उसके बाद खेती कैसे होना चाहिए, खेती का प्रक्रियाकरण कैसे होना चाहिए, किसी को नहीं पता। इसीलिए स्टूडेंट की दिक्कत ही नहीं है। स्टूडेंट तो सभी एज ग्रुप के लोग हैं, जिनको भी यह हम्म ज्ञान प्राप्त करना है वो आ जाएंगे। इसीलिए ऑनलाइन में ज़्यादा आसान है। ऑनलाइन में जब ये होने लगेगा तो ऑफलाइन में प्रोजेक्ट्स में डेवलप हो जाएगा। हम्म लेकिन इसके एजुकेशन करिकुलम जैसे हमारे पास कुछ है, श्री भाई आज अभी दिख नहीं रहे हैं, उनके पास कुछ मटेरियल है, और भी जो साथी लोग जो गुरुकुल पे का वर्षों से काम कर रहे हैं उनके पास मटेरियल, सबको एक जगह कंपाइल करके और एक एक बना लेना है। हमारे जो अभी ललित पंत जी ने भी बोला इनके पास भी मटेरियल होगा, तो इस तरह से वो करिकुलम बना करके इसको शुरू करने की आवश्यकता हो जाएगा। बहुत है। जी अच्छा। जी जी, बहुत चलो। बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद। सुमेर सिंह भाई, आप कुछ आपको मैं आह्वान कर रहा था, तो आप कुछ अंत में समापन में बच्चे बोलना ना तो चाहेंगे? एक रविकांत जी को भी एक दिन सुन लिया जाए। अभी मेरे दीपावली पे बच्चे आए थे तो पहले मैं गुरुकुल की बात करता था जब सब लोग
अच्छा नहीं मानते थे। इस बार मैंने जब रविकांत जी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा देखने जरूर चलेंगे, अगर अच्छा हुआ तो एक बच्चे को जरूर भेजेंगे। इसलिए मेरा निवेदन ये कि एक बार रविकांत जी पाठक साहब को सुन के उनके जो भी गुण हैं उनको एडॉप्ट करने का प्रयास किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। हाँ ठीक है, रविकांत जी आए हुए हैं क्या? रविकांत जी गुरुकुल चला रहे हैं ना, 1 घंटे के लिए हाँ भनकपुरा पधारे थे। ठीक है, तो जब वो आएंगे और उनको जोड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अब से अभिषेक जी के सबके पास उनके विचार को नंबर है लेकर, आपका बुलाने के लिए। सबके विचार को हम लोग लेकर के और फिर एक करिकुलम बनाएंगे। यही मेरा निवेदन है। जी धन्यवाद। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। और आप लोगों का अगला शुक्रवार को इस पर हम लोग कुछ और इस पर आगे बढ़ते हुए एक्शन प्रोग्राम में हम लोग आएंगे। और जो हमें अलका अलका दीदी ने जो अभी जो बात रखा कि इसकी प्रैक्टिकल के लिए जो हमारी जो स्टडी मटेरियल और करिकुलम है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद सबको, सबका। अगले शुक्रवार को रविकांत जी का रख लीजिए। हाँ, रविकांत जी को भी बुला लीजिए। अगले शुक्रवार को उनको भी बुला एक लीजिए। बार रविकांत जी का क्या है, यह डिटेल्स जो है हमारे सुमेर भाई, उनका डिटेल्स भेज दीजिएगा और उनसे संपर्क कर लेंगे और उनका क्या मॉडल है, कैसे चला रहे हैं, वो सब समझ के और उनको हम लोग अगले 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 शुक्रवार को उनको बुलाते हैं। आपको भेज देता हूं उनके नंबर। ठीक है प्रभु। ठीक। जी सबको धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम शांति। हम्म। ओम शांति, भावनाम केवलम।